नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल टीच में। आशा करता हूँ परीक्षा नज़दीक है, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और समय समय पर रिवीजन और प्रैक्टिस सेट जारी होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं तीसरा प्रैक्टिस सेट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करें। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अब कह रहा है इसमें मृग, रिक्त स्थान घास खा रहा है, मृग। अब ये क्या कह रहा है, मृग घास खा रहा है, ये सीधा हो सकता है, पर इसमें आया बछड़ा या शिशु या शावक या बच्चा। तो ये तो समझ में आ गया, ये कहना चाह रहा है बच्चे को। तो बच्चा मृग का है तो मृग के बच्चे को क्या कहेंगे हम, पर्यायवाची पूछ रहा है वो। तो गाय का जो बच्चा होता है वो होता है बछड़ा, जबकि मानव का सबसे पहली अवस्था का जो होता है बच्चा उसको कहते हैं शिशु, और मानव जाति के छोटे बच्चे को कहते हैं बच्चा, जबकि मृग का या पशु पक्षी का जो छोटा बच्चा होता है उसको कहते हैं हम क्या, शावक। क्या कहते हैं, शावक। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा शावक। मृग शावक घास खा रहा है। आगे चलते हैं, कनफटा। कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है, यानी कनफटा शब्द में कौन सा समास है। तो मैं आपको बता दूं, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या अव्ययीभाव। अव्ययीभाव कहाँ होता है, जहाँ आगे जो एक पद अव्यय उपसर्ग हो, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुव्रीहि। कनफटा, अगर हम कनफटे का समास विग्रह करेंगे तो होगा कान फटे हुए हैं जिसके, कान फटे हुए हैं जिसके। और कान फटे हुए कौन है, भगवान बौद्ध, यानी नाथों का एक संप्रदाय है। कनफटा इस समास का वेद उदाहरण है, यानी कौन सा कनफटा में, कान फटे हुए हैं जिसके। जब बात पहले की हो ना दूसरे की, और बात हो किसी तीसरे अन्य व्यक्ति की, तो वहां पर कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास। आगे चलते हैं, राइट आंसर है बहुव्रीहि समास, आंसर नंबर ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। अब समास विग्रह वाला पद पूछ रहा है, नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, काला प्रवीण, कला प्रवीण, रणशूर। सीधा सीधा दिख रहा है कार्य में दक्ष, ये समास विग्रह वाला पद है। और कौन सा समास है इसमें, अधिकरण तत्पुरुष समास। संज्ञा के जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे चलते हैं, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है कविता, उपन्यास, कहानी, जीवनी। तो क्या है, उपन्यास। रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखित विनायक उपन्यास विधा की रचना है। तो इसमें क्या है, विनायक रचना रमेश चंद्र शाह जी की है, जो कि एक क्या है, उपन्यास है। और विनायक उपन्यास के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें पूछ रहा था रचना कौन सी है, उपन्यास। सही आंसर होगा बी। आगे चलते हैं, हमेशा एक जैसा रहना। अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी, हाथ कंगन को आरसी क्या,
होनहार बिरबान के होत चीकने पात, मुंह में राम बगल में छुरी, सावन हरै न भादों सूख है। तो मैं आपको बता दूं हमेशा जो एक जैसा रहेगा वो होगा ना सावन हरै ना सावन न भादों सूख है। तो कहने का मतलब है हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन होगी? सावन हरै न भादों सूख है। राइट आंसर होगा डी, डी फॉर दिल्ली। अब मैं बताऊं हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका होगा प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। होनहार बिरबान के होत चीकने पात, तो बचपन से ही अच्छे लक्षणों का क्या दिखाई देना। मुंह में राम बगल में छुरी का होगा दिखावटी सज्जनता। मुंह में तो राम कह रहा है, बगल में दूसरे के लिए कपट की भावना है। दो चट्टानें, दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। तो दो चट्टानों वाली रचना है जो इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किसको मिला था? हरवंश राय बच्चन जी को। और एक काव्य संग्रह है, ये दो चट्टानें हरवंश राय बच्चन जी की रचना है, काव्य संग्रह है। और इसमें उनको 1968 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं विज्ञान और दर्शन। विज्ञान और दर्शन ये एक अनुच्छेद है, अपठित गद्यांश है, पद्यांश है सॉरी, अपठित गद्यांश है सॉरी, जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए उत्तरों के जवाब, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विज्ञान और दर्शन के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह जरूर है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। मतलब यह है कोई भी सिद्धांत अपने आप में ही कभी निरपेक्ष, अकाट्य एवं परम सत्य नहीं होता। वह स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित हो तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय चिरंतन ना होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई ही बयान करती है। मसलन कई सौ बरस तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अवैध ही माना जाता रहा है। 100 बरस तक क्या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अवैध ही माना जाता रहा है। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टीन के सिद्धांतों तथा क्वांटम फिजिक्स ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह भी है कि अब न्यूटन का सिद्धांत बेमानी हो गया। आज भी अंतरिक्ष और ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो गया। उपग्रहों का प्रक्षेपण, न्यूटन की गतिकी, गुरुत्व सिद्धांत ही काम में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इसे न्यूटनवाद को झूठ करार दिया, तो इससे न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। अब सबसे पहले क्वेश्चन है इसमें, विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? विज्ञान के सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। असत्य पूछ रहा है। विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयान करती है। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। पहली बात, स्वयं सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता, ये सही है। सापेक्ष अवधारणा बिल्कुल सही है। मंजिल और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं, ये भी सही है। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो गलत है, विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयान करती है। राइट आंसर होगा सी। निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता? किसका? विज्ञान का कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष या अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। आंसर है इसका विज्ञान। और इसको आपको मैं बता दूं, ये दे भी रखा है सीधा सीधा। दोनों आंसर मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। क्या ये दे रखा, पहली लाइन, विज्ञान में सत्य की साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता, ये सीधा सीधा। और जो अभी पूछा है, क्या ये रहा, कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। किसका? विज्ञान का। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? अब नीचे दे रखा है, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? न्यूटन का सिद्धांत ये रहा। क्वांटम फिजिक्स के आगमन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो न्यूटनवाद को झूठ करार दिया, तो इससे न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। तो आंसर आएगा इसमें क्या? क्वांटम फिजिक्स।
राइट आंसर। आगे चलते हैं। आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो या उपग्रहों का प्रक्षेपण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का ही प्रयोग किया जाता है। किसका? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। अब अगला, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? तो किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ने, या क्वांटम फिजिक्स ने, या गति का नियम, या ऊर्जा संरक्षण का नियम ने? तो मैं आपको बता दूं, राइट आंसर क्वांटम फिजिक्स ने, बी, न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। परिवार और परिवर्तन में जो उपसर्ग है वो परि है। राइट आंसर परि। वाक्य में आए हुए रिक्त स्थानों के लिए विकल्पों में सही शब्द चुनिए। यह कविता लिखी है, यह कविता मैंने लिखी है, यह कविता उस, गलत है। यह कविता तुम, गलत है। यह कविता किस, अगर ये किसने आता तो यहाँ पर होता क्या? क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है ना। अब क्वेश्चन मार्क होता जबकि यहाँ पर कौन सा दे रखा है? मैंने। सीधा सीधा आंसर होगा सही इसमें कौन सा? मैंने। आगे चलते हैं। राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो राम कुमार वर्मा ने चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद, प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसको माना है? मुल्ला दाऊद को। और ये किसके रचनाकार थे? चंदायन के रचयिता थे। और मुल्ला दाऊद हिंदी के प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? हिंदी के प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं। और इनकी रचना चंदायन से ही सूफी काव्य परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। आगे चलते हैं। उद्घाटन का संधि विच्छेद है। उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा उत प्लस घाटन। राइट आंसर सही। सामासिक पद चुनिए। 16वां, निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। तो इसमें होगा वायु वेग। ये तो विग्रह दे रखे हैं, वीर का पुत्र, पथ से भ्रष्ट, राह का खर्च। तो सामासिक पद होगा वायु वेग। राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे बहुत आनंद आती है, बिल्कुल गलत है। मुझे बहुत आनंद आते हैं, ये भी गलत है। मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है, ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। आगे चलते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी के लिए बेडुलो गूंजे धरा, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, योग चरण। तो मैं आपको बता दूं, माखनलाल चतुर्वेदी जी को सन 1955 में, कब? सन 1955 में, सन 1955 में काव्य हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिम तरंगिणी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो मैं बता दूं, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति त्रिलिंग से हुई है। भारत में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के भाषा संबंधी निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 348 में। राइट आंसर। आगे चलते हैं। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। तो हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति रामचंद्र का है। सही आंसर ए। रामचंद्र का रीति काल के प्रमुख कवि केशव दास के द्वारा सन 1601 ईस्वी में रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 1717 छंद हैं। आगे चलते हैं। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, वह क्रिया क्या कहलाती है? जब दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग किया जाता है तो वो कहलाती है संयुक्त क्रिया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तिल नहीं,
कंगाली में आटा गीला, सर सलामत तो पगड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मैं आपको बता दूं इसमें राइट आंसर होगा ए, इन तिलों में तेल नहीं, जिसका अर्थ होता है क्या, इन तिलों में तेल नहीं, यानी कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। कंगाली में आटा गीला, इसका अर्थ होता है अभाव में अभावी होता है। सर सलामत तो पगड़ी हजार, कहने का मतलब कोई भी चीज़ जान से ज़्यादा मूल्यवान नहीं होती। कहने का मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी आसानी से मिलने वाली चीज़ की कोई कीमत नहीं होती। 24वां आ गया, वाक्य में आए रिक्त स्थानों के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं, गांव के लोगों को क्या कहते हैं, गांव के लोगों को कहते हैं गवार व्यक्ति या ग्रामीण व्यक्ति, गंवार व्यक्ति। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता। निम्नलिखित में से जो शब्द है क्या, बेटा, बेटे का बेटे भी हो जाता है, क्या होता है, बेटे। जबकि चाचा कभी चाचे नहीं होंगे, चाचा ही रहेंगे, काका काका ही रहेगा, फूफा फूफा ही रहेगा। बेटा बहुवचन में बेटे हो जाते हैं। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, तो 1970 में रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित शब्दों के क्रम से पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती पुत्र पृथ्वी, क्रम से पर्यायवाची शब्द होंगे निम्नलिखित शब्दों के क्रम से। अब पूछ रहा है पार्वती का कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं जो दे रखे हैं पार्वती के होंगे रुद्राणी नंदन, जो शब्द हैं रुद्राणी नंदन और अवनी, ये सही आंसर है। पार्वती के अन्य पर्यायवाची हैं उमा गौरी शिवा गिरिराज सती अंबिका। पुत्र का होता है तनय आत्मज सुत औरस पुत्र। पृथ्वी के होते हैं अचला धरा धरती वसुधा मेदनी मही। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो विज्ञान में आपको सब जानते हैं बी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, बी। आगे चलते हैं, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि सालभद्र सूरी को माना है। किसको माना है, सालभद्र सूरी को माना है। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, ई प्रत्यय। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रत्येक इस शब्द में ये प्रत्येक शब्द है, इस संधि भेद का उदाहरण है। कहने का मतलब कौन सी है, प्रत्येक में संधि होती है, कौन सी, यण संधि, इको यणची जिसका सूत्र है। आगे चलते हैं, मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है, मैं घर जाता हूँ, तो इसमें जो सहायक क्रिया है वो कौन सी है, हूँ। हूँ इसमें सहायक क्रिया है, हूँ सहायक क्रिया तथा जाना मुख्य क्रिया है, हूँ। आगे चलते हैं, राष्ट्र में ये प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय बन जाएगा। कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है, तो ये कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार मुख्यतः शासकीय अधिकारियों के बीच होता है, किसी एक दूसरे परिवार के बीच नहीं, शासकीय अधिकारी कार्यालय के बीच। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी है, कवि रैदास जी की है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि रैदास जी कहते हैं कि जब भगवान की भक्ति का रंग एक बार भक्त पर चढ़ जाता है तो वह कभी नहीं छूटता। वह कहते हैं कि भगवान चंदन है और भक्त पानी है, इसलिए आंसर बी सही है। सही वाक्य की पहचान कीजिए। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, सर्वस्व, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र सर्वस्त्र, और इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित और सर्व आहारा। तो कहने का मतलब आंसर होगा इसमें सर्वत्र, कहने का मतलब सर्वत्र शांति है, सभी जगह शांति है। यौगिक शब्द की पहचान कीजिए, यौगिक शब्द की क्या कीजिए, पहचान कीजिए। यौगिक शब्द कौन सा है इसमें, परम औषधि या मुरलीधर पंकज या पुस्तक। तो मैं आपको बता दूं जो आंसर है इसमें सही है परम औषधि। परम औषधि एक यौगिक शब्द है, जबकि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं उनके जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे परम औषधि, परम औषधि, घुड़सवार घोड़े पर सवार। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आगे हम नेक्स्ट लेकर के आएंगे
एक ट्रिकी वीडियो जिसके अनुसार हम शायद हो सकता है मेलों का वर्णन करें, उत्तर प्रदेश में लगने वाले मेले। तो दोस्तों आपको इस वीडियो आज पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद, शेयर करें जिससे और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।